वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम इंसुलेटिंग मटेरियल या विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, एक विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग विद्युत क्षेत्र में कई स्थानों पे किया जाता है। जैसे कि किसी टावर पे चालक को सपोर्ट देने के लिए इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं। अधिकतर तार इंसुलेट किए जाते हैं, चाहे वो पीवीसी से हो या इनेमल्ड करके किए गए हों। इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार के जो विद्युतीय उपकरण हैं और होम अप्लायंसेस हैं, घरों में काम आने वाली, उनमें भी इंसुलेटर का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज, तापीय गुण, और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो विद्युतीय गुणों में हम वॉल्यूम रेजिस्टिविटी, आयतन प्रतिरोधकता, सरफेस रेजिस्टिविटी, सतही प्रतिरोधकता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पराविद्युत सामर्थ्य और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युत स्थिरांक। रेजिस्टिविटी, वॉल्यूम और सरफेस अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसुलेटर के केस में इन दोनों का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, ताकि इनमें से आइडियली तो एक इंसुलेटर में धारा का मान 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यदि रेजिस्टिविटी का मान अधिक से अधिक होगा, ऐसी अवस्था में जो इंसुलेशन के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है, जिसे लीकेज करंट के नाम से भी जाना जाता है, की मात्रा कम से कम हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसके आपेक्षिक घनत्व और श्यानता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आर्द्रता, ग्राही। तापीय गुणों में ताप प्रतिरोध, हीट रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, इग्निशिबिलिटी अर्थात ताप प्रतिरोध, तापीय चालकता और ज्वलनशीलता। इसके साथ ही थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन। रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम घुलनशीलता, रासायनिक प्रतिरोध और वातावरणीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम विद्युतीय गुण में प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्लाइड में प्रदर्शित है, यह एक इंसुलेटिंग पदार्थ दिखाया गया है। उसमें जो बहने वाली धारा I, उसके दो भाग हैं। एक धारा वह है जो उस पदार्थ के अंदर से प्रवाहित होती है, उसे हमने IV नाम दिया है, तथा दूसरी धारा जो उसके सतह पर प्रवाहित हो रही है, उसे हमने IS नाम दिया है। तो सबसे पहले आयतन प्रतिरोधकता, तो जो IV धारा को प्रतिरोध दे रहा है वह आयतन प्रतिरोधकता होगी। विद्युत रोधी पदार्थ के इकाई घन की विपरीत फलकों के बीच विद्यमान प्रतिरोध को आयतन प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात धारा IV को पदार्थ द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध आयतन प्रतिरोध कहलाता है। तो RV क्या हो जाएगा?
आर वी बराबर रो वी टी अपॉन ए, जहाँ पे रो वी विद्युत पदार्थ की आयतन प्रतिरोधकता है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और टी विद्युत पदार्थ की मोटाई है। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रतिरोधकता की इकाई ओम इंटू मीटर होती है। अब यदि किसी विद्युतरोधी पदार्थ या जो विद्युतरोधी पदार्थ काम में लिया जा रहा है उसका आकार समरूप नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को काम में लेकर उसका एरिया निकालते हैं। सरफेस रेजिस्टिविटी, जैसा कि आयतन प्रतिरोधकता है उसी प्रकार विद्युतरोधी पदार्थ की सतह पर प्रवाहित होने वाली धारा IS के पथ में विद्यमान प्रतिरोध को पृष्ठ प्रतिरोध कहते हैं, या इकाई वर्ग के विपरीत किनारों के बीच विद्यमान प्रतिरोध को भी पृष्ठ प्रतिरोध कहते हैं। इसकी भी इकाई ओम इंटू मीटर होती है। पृष्ठ प्रतिरोध रो एस, यहाँ पर जो रो और एस है उसके बीच में गैप नहीं रहेगा, रो एस टी अपॉन ए। रो एस विद्युत पदार्थ की पृष्ठ प्रतिरोधकता, ए और टी पूर्वानुसार है। तो इंसुलेटिंग जो पदार्थ है उसका कुल प्रतिरोध जो होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, यह मानते हो कि ये दोनों समानांतर में हैं। तो आर बराबर आर वी आर एस अपॉन आर वी प्लस आर है। अब जो पृष्ठ प्रतिरोध का मान है वो विद्युत पदार्थ में नमी और सतह की दशा पर निर्भर करता है। अब विद्युतरोधी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है ताप, दूसरा नमी, आरोपित वोल्टता और जरण, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अप्लाइड वोल्टेज एंड एजिंग इफेक्ट। तो जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है वैसे वैसे ज़्यादातर विद्युतरोधी पदार्थ का प्रतिरोध भी कम होता है। जैसा कि इस ग्राफ में प्रदर्शित है, शुरू में लीनियर गिरावट आ रही है और एक 60 डिग्री के बाद एकदम से उसमें जो विद्युतरोधी प्रतिरोध है वो अत्यधिक कम हो गया। नमी के कारण विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता हमेशा कम होती है। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, जैसे लकड़ी की जो सरफेस रेजिस्टिविटी है, जैसे कि हमने देखा था कि पृष्ठ प्रतिरोधकता पर नमी का प्रभाव पड़ता है। तो यदि 50% नमी है और 90% नमी है तो उस स्थिति में मेगा ओम में पृष्ठ प्रतिरोधकता, ओम इंटू मीटर में पृष्ठ, मेगा ओम इंटू मीटर में पृष्ठ प्रतिरोधकता का मान 4 इंटू 10 की घात 6, 7 इंटू 10 की घात 3, तो लगभग 500 गुना कम हो गया। इसी प्रकार माइका, कांच और कठोर रबर का भी 50% आर्द्रता पर और 90% आर्द्रता पर पृष्ठ प्रतिरोध मेगा ओम इंटू मीटर में दर्शाया गया है। अर्थात नमी के कारण, नमी के बढ़ने पर पृष्ठ प्रतिरोधकता भी कम होती है। एज के हिसाब से या जरण प्रभाव, उसमें जैसे जैसे समय बीतता है या जो इंसुलेटिंग मटेरियल को काम लेने की समयावधि बढ़ती है वैसे वैसे इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने देखा है कि यदि हम हाईवे पे जाते हैं तो उस स्थिति में जो टावर की हाइट, या दूसरे वे में कह दो आप कि भूमि से कंडक्टर की हाइट ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारे घरों के सामने जो पोल लगे हुए होते हैं उनकी। उसका मुख्य अंतर ये है कि दोनों की सप्लाई की
वोल्टता अलग अलग है। तो प्रत्येक वोल्टता के लिए भूमि से दूरी पूर्व में निर्धारित है, अर्थात जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ता है भूमि से उसको आपको ज़्यादा ऊंचाई पर या रखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इंसुलेशन है भूमि और कंडक्टर के बीच में, जो एयर इंसुलेशन है, उसकी थिकनेस किस पे डिपेंड कर रही है? वोल्टता पे। तो जो पराविद्युत सामर्थ्य है वो बेसिकली एक वोल्टता होती है, ऐसी वोल्टता जिस पर वो इंसुलेटिंग मेटल कंडक्ट करने लग जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। अब यह एक क्या होगा? न्यूनतम वोल्टता, क्योंकि उससे अधिक वोल्टता पर तो वो घटना घटेगी ही। तो एक विद्युतरोधी पदार्थ की पराविद्युत सामर्थ्य वह न्यूनतम वोल्टता है जिस पर उसके विद्युतरोधी गुण खत्म हो जाते हैं। इसकी इकाई जो है वोल्ट पर mm या किलो वोल्ट पर mm, क्योंकि ज़्यादातर किलो वोल्ट में होती है इसलिए साधारणतः इसकी यूनिट को किलो वोल्ट पर mm ही लेते हैं। और इसका मान जो है पदार्थ की अवस्था जिसमें काम लिया जा रहा है पर निर्भर करती है। यह तापक्रम व आर्द्रता से प्रभावित होता है। अब एक नेचुरल रबड़ के लिए 24 kV किलो वोल्ट पर mm, सिंथेटिक रबड़ के लिए 4 से 36, एस्बेस्टोस के लिए 3 से 0.5 से 4, माइका के लिए 80, हाई वोल्टेज पोर्सिलिटी 10 से 16, लो वोल्टेज पोर्सिलिटी 1.5 से 4 किलो वोल्ट पर mm होती है। पराविद्युत स्थिरांक, यदि D विद्युत फ्लक्स घनत्व है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के सामर्थ्य है, तो पराविद्युत स्थिरांक जो एप्सिलॉन है D/E होता है। साधारणतः हम इसे निर्वात के सापेक्ष में व्यक्त करते हैं, इसलिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 तो है निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक, जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। एप्सिलॉन r जो है ये कहलाता है सापेक्ष पराविद्युत स्थिरांक। तो रबर के लिए 2 से 3.5, माइका के लिए 2.5 से 6.5, कांच, लकड़ी, पेपर, तेल, पोर्सिलेन आदि के जो पराविद्युत स्थिरांक है वो टेबल में दिए हुए हैं। अब आपेक्षिक घनत्व, विद्युत पदार्थ के इकाई आयतन का भार घनत्व कहलाता है। इसकी इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम होती है। यह द्रव विद्युतरोधी पदार्थों हेतु उपयोगी है, जैसे कि वार्निश, जो कि संसेचन का मतलब इम्प्रेग्नेटेशन व बाइंडिंग के रूप में काम आती है। अधिक आपेक्षिक घनत्व वाली वार्निश कुंडलन हेतु उपयुक्त रहती है। श्यानता, विद्युतरोधी पदार्थ का वह गुण जो उसमें आसानी से बहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये भी संसेचन हेतु काम आने वाली वार्निश और अन्य द्रव विद्युतरोधी पदार्थों हेतु उपयोगी है। विद्युतरोधी पदार्थ में रिक्त स्थानों को भरने व हवा को विस्थापित करने की क्षमता वार्निश की श्यानता पर ही निर्भर करती है। अर्थात जो रिक्त स्थान है उस पर यदि श्यानता के कारण वह आसानी से बहता है, बहने की प्रवृत्ति आसान है, तो वो उन रिक्त स्थानों पर जाकर चला जाएगा और कहीं हवा होगी तो उसको वहाँ जाकर के हवा को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करती हैं। आर्द्रता गायी गुण, जैसा कि हम जानते हैं कि पृष्ठ प्रतिरोधकता नमी से अत्यधिक प्रभावित होती है। तो यदि विद्युतरोधी पदार्थ द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने का गुण आर्द्रता गायी कहलाएगा, यानी
एनवायरनमेंट में जो नमी है या मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने की जो गुण है वो हाइग्रोस्कोपिसिटी कहलाता है। आर्द्रता विद्युत रोधी पदार्थ के बाह्य आवरण से उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। पानी या नमी की उपस्थिति से उसका विद्युतीय प्रतिरोध और पराविद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है। इसके अवशोषण से कई रासायनिक व यांत्रिक प्रभाव दिखाए जाते हैं, जैसे उभरना, फूलना, संक्षारण आदि। तापीय गुण, ताप प्रतिरोध विद्युतीय पदार्थ उल्लेखित सीमाओं के में बिना अन्य गुणों को खत्म किए ताप में परिवर्तन को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। उच्च ताप प्रतिरोध वाले पदार्थों की धारा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वह अधिक शक्ति हैंडल कर सकते हैं, जिसमें किफ़ायत होती है अर्थात बचत होती है। यानी जिसकी ताप प्रतिरोध अधिक है, ऐसी स्थिति में उसमें उच्च धारा प्रवाहित की जा सकती है, अर्थात वह अधिक शक्ति को हैंडल कर सकता है। तापीय चालकता विद्युत पदार्थ में ताप के आसानी से बहने का गुण तापीय चालकता कहलाता है। अब किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ में जो ऊष्मा का प्रोड्यूस होती है वो दो कारणों से होती है। एक तो चालक में धारा बहने के कारण और दूसरी स्वयं विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानियाँ, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। यदि ऊष्मा का विसर्जन उचित रूप से न हो तो उसका तापमान कार्य सीमा से बाहर जाकर उसे खराब कर सकता है। अतः विद्युत रोधी पदार्थ इस ऊष्मा को बाह्य वातावरण में विसर्जित करने में समर्थ होना चाहिए। यह मुख्य रूप से केबल के अंदर भी आवश्यक गुण है, क्योंकि वहाँ पर जो केबल्स है वो भूमिगत केबल्स के रूप में अधिकतर काम आती है, और वहाँ पर यदि ये इंसुलेटिंग मेटल जो चालक पे लगा हुआ है यदि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो ऐसे में उसका तापमान बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका इंसुलेशन पिघल सकता है। ज्वलनशीलता विद्युतीय पदार्थ को जो आर्किंग वाले स्थान पर काम में लिए जाते हैं वो अज्वलनशील होने चाहिए, जैसा कि सर्किट ब्रेकर के अंदर परिपथ वियोजकों में यदि वे ज्वलनशील भी हैं तो उन्हें स्वतः बुझने का गुण होना चाहिए, अर्थात जो आग प्रोड्यूस हुई है उसके कारण उसमें आग लग सकती है और उस आग को वो खुद बुझा सकें, ऐसा गुण उनमें होना चाहिए। साथ ही वे क्रैकिंग और कार्बोनाइजेशन प्रतिरोधी होने चाहिए। अब तापीय प्रसार और संकुचन, क्योंकि बार बार किसी पदार्थ में यदि तापीय प्रसार और संकुचन होता है तो धीरे धीरे उसमें रिक्तियाँ या वॉइड्स आ जाती है या दरार पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो इसके विद्युत रोधी गुणों हेतु अवांछनीय है। इसलिए विद्युत रोधी पदार्थ में तापीय प्रसार और संकुचन अवांछनीय है अथवा न्यूनतम होना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन, अब विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, फलस्वरूप उसका विद्युत रोधी प्रतिरोध तीव्रता से घटता है, साथ ही उसके यांत्रिक गुण भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। निम्न ताप पर पदार्थ भंगुर हो सकता है जबकि उच्च ताप पर पिघल सकता है। उसमें अनेकों रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि विद्युत रोधी पदार्थ कार्यकारी तापमान की सीमा में स्थायी रहे, अर्थात जो उसका वर्किंग टेम्परेचर है उसके अंदर थर्मली स्टेबल रहे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, तो जो विद्युत रोधी पदार्थ है वो औद्योगिक विलायक या माध्यम जिसमें उसे काम में लिया जा रहा है में अघुलनशील होने चाहिए। साथ ही उसमें कुछ गुणों के वर्धन के लिए कोई यौगिक मिलाया जाता है तो वो उसमें मिल जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विद्युत रोधी पदार्थ पानी में नहीं घुलना चाहिए। केमिकल रेजिस्टेंस विद्युत रोधी पदार्थ का तेलों, ऑयल्स, विलायकों, सॉल्वेंट्स, एसिड्स, लवण, एल्कलीज के प्रति रासायनिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी ऑक्सीडेशन व हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, अर्थात ऑक्सीकरण व जल अपघटन नहीं होना चाहिए।
वातावरणीयता विद्युतीय पदार्थ के कार्यकारी वातावरण में उसका विद्युतीय यांत्रिकी व्यवहार सीमा से बाहर नहीं बदलना चाहिए। अर्थात जितना अलाउएबल है उतना बदल सकता है, उसके ज़्यादा नहीं। तो आज हमने एक इंसुलेटिंग मेटल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। अब अगले लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन और विभिन्न प्रकार के जो इंसुलेटिंग मेटल है उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे।